दोस्तों, आज की कहानी है 5 वर्षीय मोहित आज काफी देर से सोकर उठा था। किसी ने उसे जगाया ही नहीं था। घर का माहौल भी आज कुछ बदला हुआ सा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी भरी चहल पहल छाई हुई थी। चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा और जाने कितने रिश्तेदार घर में मौजूद थे। सबको देखकर मोहित का चेहरा खिल उठा, किंतु आज किसी ने भी उसे गोद में उठाकर प्यार नहीं किया। वह हेमंत चाचा, विकास मामा या रीता मौसी जिसके पास भी गया, उसने सिर्फ उसके बालों को सहला दिया और आगे बढ़ गए। किसी ने उससे बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे सभी बहुत व्यस्त हैं। सभी का बदला व्यवहार और चेहरा पर छाई खामोशी मोहित को अजीब सी लग रही थी। वह टहलता हुआ बाहर आया। वहां का भी माहौल बदला हुआ था। घर के बाहर सड़क पर जहां तक दृष्टि जाती थी, ऊंचे ऊंचे तोड़ द्वार बने हुए थे। आसपास के मकान को भी झाड़ियों से सजा दिया गया था। मोहित को याद आया कि इससे मिलती जुलती सजावट पिछले वर्ष हेमंत चाचा की शादी में हुई थी, किंतु आज तो किसी की शादी थी नहीं। फिर इतनी सजावट क्यों? वो चाहकर भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाया। तभी उसे अपना 10 वर्षीय बड़ा भाई रोहित आता दिखाई पड़ा। भाई को जरूर सब मालूम होगा, मोहित ने सोचा और उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, भैया भैया, ये सब सजावट किस लिए की गई है? 8 बजे की फ्लाइट से हमारे पापा आ रहे हैं, रोहित ने गंभीर स्वर में बताया। कारगिल से मोहित की आंखें खुशी से चमक उठी। पापा के आने की खबर थी ही इतनी बड़ी। कारगिल से नहीं, कारगिल से। रोहित ने संशोधन किया, भैया आज किसी की शादी है क्या? मोहित ने रोहित के संशोधन पर ध्यान दिए बिना दूसरा प्रश्न किया, नहीं तो फिर उतनी सजावट क्यों की गई है? मोहित की जिज्ञासा उसकी खुशी के ऊपर हावी होने लगी थी। यह सुन रोहित के चेहरे पर विचलित होने के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसने आंख बंद करके कुछ सोचा, फिर बोला, किसी बड़े आदमी के आने पर भी ऐसी सजावट की जाती है, तो क्या हमारे पापा बड़े आदमी हो गए हैं? हाँ सच। मोहित का चेहरा खुशी और गर्व से चमक उठा। हाँ भाई, हमारे पापा बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, इतने बड़े कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। ना चाहते हुए भी रोहित की आवाज़ भर्रा गई, लेकिन मैं तो उन्हें छूऊंगा भी और उनकी गोद में बैठकर खेलूंगा भी। मोहित मचल उठा। फिर रोहित का हाथ पकड़ मासूमियत से पलके झपकाते हुए बोला, भैया पापा को घोड़ा बनाकर उन पर सवारी करेंगे, बहुत मजा आएगा। मम्मी डांटेगी फिर भी नहीं उतरेंगे। रोहित ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मोहित ने उसका हाथ झिझोड़ते हुए पूछा, भैया बताओ ना, पापा के साथ खेलोगे या नहीं? मोहित, अब हम पापा के साथ कभी नहीं खेल पाएंगे। रोहित ने अपने स्वर को भरसक नियंत्रण करते हुए कहा, क्या तुम उसने नाराज हो? मोहित ने एक बार फिर मासूमियत से पलकें झपकाई। यह सुन रोहित अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका। उसका धैर्य समाप्त हो गया और वो मोहित को लिपटाकर फपक पड़ा। मेरे भाई, हमारे पापा से तो कोई नाराज हो ही नहीं सकता, उनसे तो पूरा देश प्यार करता है। मोहित की समझ में ही नहीं आया कि भैया रो क्यों रहे हैं। वो कुछ कहने जा रहा था कि तभी दादाजी उधर से निकले। रोहित को रोता देख के ठिठक कर रुक गए। वे अपनी कांपती आवाज को भरसक कड़ा करके उन्होंने रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो समझदार हो बेटा, ऐसे मौके पर रोया नहीं जाता है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, तुम्हें भी अपने पापा पर गर्व होना चाहिए। दादाजी, मैं रो नहीं रहा था, बल्कि मोहित को समझा रहा था। रोहित ने कमीज की आस्तीन से अपनी आंखें पोंछी, फिर बोला,
मुझे भी अपने पापा पर गर्व है। देखिएगा, उनका स्वागत सबसे पहले मैं ही करूँगा। शाबाश बेटा। दादाजी ने रोहित की पीठ थपथपाई, फिर चश्मा उतारकर अपनी आंखें पोंछने लगे। वे ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे जैसे उनकी आंखों में कुछ पड़ गया है, लेकिन रोहित जानता था कि उसको समझाने वाले दादाजी खुद अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। रोहित और दादाजी का वार्तालाप मोहित के समझ में परे था। चलो मम्मी से पूछा जाए, वे जरूर सब समझा देगी, मोहित ने सोचा और फिर चुपचाप वहां से हट गया। मम्मी को ढूंढता ढूंढता वो बैठक कक्ष में पहुंचा। वहां का माहौल भी बदला हुआ था। सारा फर्नीचर हटाकर जमीन पर सफेद चादर बिछा दी गई थी। मम्मी अनेक औरतों से घिरी गुमसुम सी बैठी थी। उनकी आंखें शून्य में निहार रही थी। मम्मी को इस तरह जमीन पर बैठा देख मोहित को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मम्मी आप यहाँ बैठी हैं, पापा आने वाले हैं, चलिए उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाइए, वरना वे नाराज हो जाएंगे। यह सुन मम्मी को चेहरा कांप उठा। उनके होठ थरथरा कर रह गए। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ कहना चाह रही है, किंतु भावनाओं को स्वर दे पाने में असमर्थ थी। मोहित चलो तुम्हें दूध पिला दें। तभी रीता मौसी ने स्थिति संभालने की कोशिश की। मैं तो अब पापा के से ही दूध पीऊंगा। मोहित ने अपना फैसला सुना दिया। बेटा, मम्मी का स्वर कांप उठा। उन्होंने मोहित को खींचकर अपने सीने से लिपटा लिया। मोहित को बड़ा अजीब सा लगा। पहले भैया ने उसे अपने गले से लिपटा लिया था, अब मम्मी भी ऐसा ही कर रही थी। पता नहीं क्या बात है। वह कुछ कहने जा रहा था कि तभी बाहर नारे सुनाई पड़ने लगे। मेजर भवानी सिंह अमर रहे, देश का बेटा कैसा हो, मेजर भवानी सिंह जैसा हो। शोर सुन मोहित मम्मी की गोद में निकल बाहर की ओर दौड़ा। भैया के स्कूल से बच्चे जुलूस की शक्ल के नारे लगाते हुए उसके घर की ओर आ रहे थे। सभी के सामने हाथों में तिरंगी झंडियां थाम रही थी। मोहित की समझ में ही नहीं आया कि सभी लोग उसके घर की तरफ क्यों आ रहे हैं और वे उसके पापा के जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं। इससे पहले उसने सिर्फ नेताओं के जिंदाबाद के नारे सुने थे। आज मोहित को आश्चर्य का अंत न था। स्कूली बच्चों के जुलूस के पीछे शहर के लोगों की भीड़ उमड़ी चली आ रही थी। पूरी सड़क खचाखच भर गई, कहीं तिल रखने की जगह नहीं बची थी। मोहित आश्चर्यचकित सा सब देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद मिलिट्री बैंड की धुन सुनाई पड़ने लगी। उपस्थित जन समुदाय का उत्साह चरमोत्कर्ष पर पहुंचने लगा था। अमर सेनानी का स्वागत करने के लिए लोग बावले हुए जा रहे थे। मोहित, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, चलो मैं तुम्हें छत से सब दिखाता हूँ। तभी रतन मौसा ने करीब आ मोहित को गोद में उठा लिया। नहीं, मैं यहीं रहूँगा, पापा मुझे देखते ही गोद में उठा लेंगे। मोहित उनकी गोद में मचल उठा। तुम यहाँ भीड़ में दब जाओगे, मेरे साथ छत पर चलो, रतन मौसा ने शांत स्वर में समझाया और उसे लेकर छत की ओर चल पड़े। मौसा जी, पापा खिलखिलाए क्यों नहीं पड़ रहे हैं? उसने छत पर पहुंचकर दूर दूर तक दिख रहे विशाल जन समुदाय पर दृष्टि दौड़ाते हुए पूछा, वो देखो, उस ट्रक में तुम्हारे पापा आ रहे हैं। मौसा ने उंगली उठाते हुए इशारा किया। फूलों से लदे ट्रक में पापा की खोज पाने की मोहित की आंखें आसामा थी। ट्रक के आगे सेना की शस्त्र टुकड़ी और मिलिट्री का बैंड चल रहा था। सड़क के किनारे बने घरों से लोग ट्रक पर फूलों की बरसात कर रहे थे, किंतु उस भीड़ में उसके पापा कहाँ थे? रतन मौसा के बार बार के आश्वासन के बाद भी उसे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे थे? लाख कोशिश करने पर भी मोहित समझ ना पाया। शायद ट्रक करीब आने पर वो पापा को देख सके। मोहित ने स्वयं को सांत्वना दी, किंतु यह ट्रक भी तो आज चींटी की चाल चल रही थी। वह झल्ला कर रह गया।
तभी औरतों के भीड़ में घिरी मम्मी और दादी दिखलाई पड़ी। रोहित भैया भी वहीं खड़े थे। मम्मी अपने हाथों से पूजा की थाली ली हुई थी। दादी ने अपने कांपते हाथों से माचिस की तीली जलाकर थाली में रखे दीपक को जला दिया। मम्मी ने अपनी हथेली के ओर देकर दीपक की कांपती लौ को अच्छी तरह प्रज्वलित होने जाने दिया। फिर थाली रोहित भैया को पकड़ा दी। रोहित भैया का हाथ कांप उठा। वो थाली को ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे। इससे पहले कि थाली उनके हाथ से छूट जाती, दादी ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। मम्मी ने रोहित भैया की पीठ थपथपाई तो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर मम्मी की तरफ देखा। उनके होंठ थरथरा रहे थे। शायद वे कुछ कहना चाह रहे थे परंतु कह नहीं पा रहे थे, किंतु उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। मम्मी ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तेजी से पलटकर ट्रक के पीछे पहुंच गए। सेना के अधिकारियों ने उन्हें ट्रक पर चढ़ा दिया। मौसा जी, क्या ट्रक के भीतर भगवान है? उसने पूछा। हाँ बेटा, ट्रक के भीतर भगवान ही हैं, रतन मौसा ने शांत स्वर में बताया। हाँ बेटा, भगवान वो होता है जो हमारी रक्षा करता है। इस ट्रक के भीतर जो है उसने हमारी और हमारे देश की रक्षा की है, इसलिए वो भगवान ही हुआ। बताते हुए रतन मौसा फपक पड़े। मौसा जी, क्या आप हमसे गुस्सा हो गए हैं? नहीं तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? मोहित सहम उठा। नहीं बेटा, गलत तुम नहीं, बल्कि ये बेदर्द आंसू हैं जो खुशी को या गम हर जगह बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आते हैं, रतन मौसा ने अपनी आंखें पोंछते हुए बताया। इस बीच रोहित भैया ट्रक से नीचे उतर आए थे और सेना के अधिकारी ऊपर चढ़ गए थे। 4 अधिकारियों ने अपने कंधों पर चारपाई जैसी कोई चीज उठा ली थी। उस पर तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ कोई लेटा था। शायद भगवान की मूर्ति होगी, मोहित ने सोचा, क्योंकि रोहित भैया उन्हीं की तो आरती उतार रहे थे। विशाल आन में सफ़ेद चादर से ढके छोटे से मंच पर उन्होंने तिरंगे झंडे में लिपटे भगवान को सावधानी से लिटा दिया। अरे ये तो मेरे पापा हैं। मोहित आश्चर्य से चौंक पड़ा। उससे रह नहीं गया। वह रतन मौसा की गोद से उतर तीर की तरह नीचे भागा। आंगन में काफी भीड़ थी। भीड़ को चीर वह बहुत मुश्किल से आन तक पहुंच पाया। वहां अब तक लंबी पंक्ति बन चुकी थी। लोग बारी बारी से उसके पापा के पैरों तक जाते और उनके हाथों में पकड़ी माला उन्हें अर्पित करते।